गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने ऑप्टिक्स को शुरू किया, रे ऑप्टिक्स को शुरू किया है बेटे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है बेटे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, अगर हम उस लाइट के आगे कोई प्लेन मिरर रख दें तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। जैसे डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारा मीडियम है, इंटरफेस है, यहाँ पर एक मीडियम है, लेट इट इज रेयर मीडियम एंड इट इज डेंसर मीडियम। दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर कोई प्लेन मिरर लगा दें इस लाइट के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेन मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर लगा दें या क्या लगा दें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये जो लाइट है ये यहाँ से वापस जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये यहाँ से वापस जाएगी और अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो इस डेरिवेशन को ध्यान से समझना। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का जब यूज करते हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, लाइट इज इंसिडेंट, जब ये लाइट आ रही है उस टाइम पे स्नेल्स लॉ का रूल फॉलो करते हैं बेटे, तो ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एंड वी कैन राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं μ21। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने ये लाइट जो आई थी उसके ऊपर लगाया है। अब स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं जो लाइट जा रही है, यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन द रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्ट जो होकर जा रही है रिफ्लेक्टिंग रे के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम। रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ से ये ऐसे जा रही है, तो साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू, देखो आर से ऑपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, या हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो साइन आई बाई साइन आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं μ21, सॉरी μ12, साइन आई बाई साइन आर इज मल्टीप्लाइड बाय साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू μ21 मल्टीप्लाइड बाय μ12। ये आपस में कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू μ21 इज मल्टीप्लाइड बाय μ12। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर μ12 इज इक्वल टू μ21। ये μ12 या μ21 किसके इक्वल है, 1 बाय μ12 के इक्वल है। मींस इसका मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, refractive index of second medium with respect to first is reciprocal of
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। फिर से भाई ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जो है वो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। फिर नेक्स्ट इसके बाद ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मींस जो लाइट है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने क्लास 10th में भी ये डायग्राम किया था, अगर आपको ध्यान हो। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ध्यान से समझना भाई। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है। क्लियर? तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं। लेट दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब whose thickness is t। थिकनेस कितनी है उसकी, t थिकनेस है। ये ऐसे है बेटे, ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है स्पोर्ट्स, ठीक है, और इसमें ये थिकनेस है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और उसकी ये थिकनेस है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये थिकनेस है। तो मैं इसका ये व्यू बना रहा हूँ, ये वाला, ये थिकनेस, ये थिकनेस, ये सरफेस इधर, ये प्लेन सरफेस है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर हम करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये इंसिडेंट इधर से आए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर मीडियम कंटिन्यूअस होता तो ये रे यहां से ऐसे सीधी जाती या नहीं जाती भाई? ओके, बट लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। ये ग्लास है, ये एयर है, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। तो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जाना इधर था, ये बेंड इधर हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं बेटे। ये एंगल हमारा R हो जाएगा। लेट दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट हमने मान लिया बेटे, लेट दिस पॉइंट इज B। ये पॉइंट है हमारा B पॉइंट। हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है P Q और ये R और ये क्या हो जाएगा S। एट C, इस C पॉइंट के ऊपर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल R है, ये एंगल R है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हमने मान लिया I2। ये एंगल कितना मान लिया? I2। ये रे इधर से आई, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इधर, ठीक है। ये पॉइंट हमने C मान लिया, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर आए। इसको एक्चुअल में जाना इधर था, लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर जाएगी। दिस रे इज नोन एज अमर्जेंट रे। इस रे को हम क्या कहते हैं? अमर्जेंट रे कहते हैं। और ये एंगल हमने मान लिया कितना है? लेट दिस एंगल इज R2। ये एंगल कितना है हमारा? R2 है। दिस एंगल इज I1 एंड दिस एंगल इज R1। ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है और ये R2 है। क्लियर? ये हमने डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट PQ। PQ के ऊपर स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ होता है साइन I1 बाई साइन R1 is equal to refractive index of glass divided by refractive index of air, and we can write it mu Ga।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी क्यू के बाद एस आर पर लगाते हैं, एस आर पर लगाते हैं तो साइन आई टू डिवाइडेड बाई साइन आर टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड वी कैन राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटे, हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन आर टू डिवाइडेड बाय साइन आई टू, या इसको ऐसे ही रहने दो, साइन आई टू बाई साइन आर टू, ठीक है, रेसिप्रोकल करो, साइन आर टू डिवाइडेड बाई साइन आई टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का हमने यहाँ पर यूज किया है कि अगर ये लाइट यहाँ से ऐसे जाती तो ये होता साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, साइन आई वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, सेकंड। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, सेकंड। यूजिंग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये कब आया है बेटे, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ध्यान रखना। इसको जब ये रे यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, ये R2 बाई I2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमारी जो राइट हैंड साइड है इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम इसको सोल्व करते हैं बेटे। साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू डिवाइडेड बाई साइन आई टू, साइन आर टू डिवाइडेड बाई क्या आएगा, साइन आई टू। देखो यहाँ R1 जो है I2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, R1 इज इक्वल टू I2, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी के कारण। ये देखो ये R और ये I2, R1 और I2 अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के कारण इक्वल है, तो ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R1 साइन R2, तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। ये I1 किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R2 के, ये क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है, ओके। ये हमने क्लास 10th में प्रूव किया था, इसका ये टॉपिक हमने किया। इसी से रिलेटेड हम अब टॉपिक करते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक रहेगा हमारा। ये आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा बेटे, ये ठीक है, एक मिनट, अब क्लियर है, कंप्लीट, ओके। हाँ भाई, अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को समझना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा टॉपिक होने वाला है भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, अगर हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और इमर्जेंट रे, इन दोनों पे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इंसिडेंट रे में जितनी शिफ्टिंग हुई है दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम के अंदर भी आया है। यहीं से हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे। ये हमारे एंगल्स हैं, इनको हम लेकर चलते हैं। लेट दिस इज R1, ये एंगल है हमारा I2, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल को पूरा कर लेते हैं। लेट दिस एंगल इज F, और ये एंगल I2 था, ये एंगल I2 था। यहाँ से हम एक N परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। CN, पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, इट इज द perpendicular distance between, it is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. Emergent ray कब? when light passes through a rectangular glass slab, ठीक है। when light passes through a rectangular glass slab, when light is incident on a reflecting slab, is incident on a reflecting slab, on a refracting slab with parallel face, with parallel face। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बेटे, आपको दिखाई नहीं देगा, चलो करते हैं एक मिनट, थोड़ा हाथ, ये अब क्लियर है। So it is the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray when light is incident on a refracting slab with parallel phase। लाइट किसके ऊपर आ रही है? इंसिडेंट हो रही है रिफ्रैक्टिंग स्लैब, और जिसके फेस कैसे हैं? पैरेलल फेस। तो कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बेटे, ये सिर्फ हमें ट्रायंगल लेकर चलना है। हमें ये वैल्यू चाहिए Cn, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? Cn। हमें Cn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Cn देखो, एक ट्रायंगल बनी हुई है हमारे पास, लेट दिस एंगल इज डेल्टा। तो I1 किसके इक्वल है? I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा के इक्वल है या नहीं है? I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। ये देखो यहाँ पर ये एंगल हमारा I1 है, इसमें से दो बना दिए, एक R1 बना दिया और एक डेल्टा बना दिया, ठीक है। तो R1 प्लस डेल्टा किसके इक्वल है? I1 के इक्वल है। एक ये लाइन और एक ये लाइन अल्टरनेट एंगल्स के कारण, ठीक है। R1 प्लस डेल्टा। अच्छा भाई, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं हम ये ट्रायंगल लेते हैं BNC, ये वाले ट्रायंगल, ये हमने BNC, ये ट्रायंगल, ये निकालना है हमें। हम यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो ये रिलेशनशिप ले लेते हैं ताकि हम t के विद रिस्पेक्ट निकाल सकें। हम t के विद रिस्पेक्ट निकाल सकें, t के विद रिस्पेक्ट ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BNC के अंदर जब हम बात करें तो ये 90 डिग्री है, यहाँ इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है और एंगल के सामने क्या है? बेस है। तो साइन डेल्टा किसके इक्वल होगा? साइन डेल्टा हमारा जो है वो किसके इक्वल होगा भाई? साइन डेल्टा हमारा होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है CN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है, BC, CN बाई BC। और साइन डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, साइन डेल्टा को हम लिख सकते हैं, डेल्टा को यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1। तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू CN डिवाइडेड बाय BC। तो CN ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, CN किसके इक्वल होगा, BC साइन I1 माइनस R1 के इक्वल, BC साइन R1 माइनस R1 के इक्वल। अब इसी फार्मूले को हम जो है थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। ये BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BFC। इस ट्रायंगल की जब हम बात करें, ये T गिवन है हमें, ये गिवन है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं cos R1, cos क्या होगा, R के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस है हमारा FB प्लस हाइपोटेन्यूज है हमारा BC, FB बाय BC। तो cos R1 इज इक्वल टू FB जो कि क्या है T, BC की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, T बाई cos R1। BC किसके इक्वल हो जाएगा, T बाई cos R1। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट की, CN इज इक्वल टू, ये हमारे पास BC की जगह पर T बाई cos R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन I1 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन I1 माइनस R1। दिस इज द फार्मूला फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किसका फार्मूला आ गया बेटे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का हमारा ये फार्मूला आया है, इसको नोट करो। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, उन न्यूमेरिकल्स को क्लियर करना है। चलो हाँ भाई, इस फार्मूले को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड से समझना, एक फार्मूला और फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं कंपटीशन लेवल का, ठीक है। देखो एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको यही करना है, ये ठीक रहेगा, ठीक है। हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है CN जो है, CN की वैल्यू कितनी आई है, T बाई cos R मल्टीप्लाइड बाई साइन I माइनस R, साइन I1 माइनस R1, ठीक है। साइन, यहां पर हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन A माइनस B, साइन A माइनस B की आइडेंटिटी लगा दें, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन A, या यहाँ पर लगा देते हैं साइन I1 माइनस R1, जो कि किसके इक्वल होगा, साइन I1 cos R1, साइन I1 cos R1 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस cos I1 साइन R1, ये इसके इक्वल होगा। इसी फार्मूले से साइन की आइडेंटिटी हमने लगाई है, साइन A cos B और cos A साइन B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, CN इज इक्वल टू T बाई, T तो हमने ले लिया यहाँ पर, T इंटू साइन I1 cos R1
माइनस कोस I1 साइन R1 डिवाइडेड बाय कोस R1 डिवाइडेड बाय कोस R1। अलग अलग ले लिया ये, ठीक है। कोस R1 से कोस R1 कैंसल, Cn कितना हो जाएगा T साइन I1 माइनस कोस I1 साइन R1 डिवाइडेड बाय कोस R1। क्लियर? आ गया समझ में? अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ जब हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं साइन I1 यूजिंग स्नेल्स लॉ एट B, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट B, B के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 is equal to refractive index of second medium with respect to first, ठीक है। फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, एयर है। तो यहाँ पर साइन I बाई साइन R, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन I बाई साइन R, या साइन R की यहाँ से वैल्यू खत्म करें, दिस कैन सिंस फर्स्ट मीडियम इज एयर, यहाँ पर सिंस फर्स्ट मीडियम इज एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1। फर्स्ट मीडियम एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है। फर्स्ट मीडियम इज एयर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो इसको सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है। या म्यू के इक्वल लिख सकते हैं, म्यू 2 के इक्वल लिख सकते हैं, म्यू के इक्वल ही लिख दो। तो साइन R1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन I1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल। साइन R1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन R1 हो जाएगा साइन I1 डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से कोस R की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, यहां तक इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ भाई, कोस थीटा कोस R1 किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, साइन स्क्वायर R1 के इक्वल। कोस थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस R1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन R1 किसके इक्वल है, साइन I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, साइन I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको वैल्यू को पुट कर दो, x इज इक्वल टू टी इंटू, एक तो आया था हमारा साइन I माइनस, क्या आया था, साइन R1 था, साइन R1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन I1 बाई म्यू। साइन R1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो लिखी, मल्टीप्लाइड बाय क्या था, कोस I मल्टीप्लाइड बाय कोस I, डिवाइडेड बाय क्या था, यहाँ पर कोस R था, कोस R को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर जी, ये फार्मूला आएगा। x इज इक्वल टू टी साइन I1, ठीक है, ये I1 था हमारे पास, साइन I बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई कोस I डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर I म्यू स्क्वायर। पक्का है भाई, आ गया समझ में? ओके, चलो
ये कंपटीशन के लिए फार्मूला है बेटे, ये आपने नोट किया होगा, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। पहले जो टॉपिक पहला जो हमने निकाला था वो इम्पोर्टेंट था, x इज इक्वल टू 10 साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कोस आर, डिवाइडेड बाई कोस आर। उसी को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। यहाँ से हम क्या क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, cn जो x के इक्वल थी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम, सॉरी थिकनेस। फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थिकनेस के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साइन आई को हम कॉमन ले लेते हैं, साइन आई को क्या लेते हैं, कॉमन। तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट थिकनेस, किसकी थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, दूसरा ये डिपेंड करेगी भाई साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और थर्ड ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, म्यू के ऊपर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये तीनों फैक्टर्स कैसे रहेंगे हमारे यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीनों फैक्टर क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। क्लियर है, आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बेटे, रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको नोट किया होगा। बकेट है, बकेट के अंदर कोई सिक्का वगैरह डालकर देखो, गिराकर देखो बेटे, तो वो सिक्का जो है आपको थोड़ा हा अपनी ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ऐसा होता है, ठीक है। और आपने प्रैक्टिकली भी इसको नोट किया होगा, कोई टब वगैरह के अंदर, बकेट वगैरह के अंदर पानी डालना, उसमें एक सिक्का डालना, वो सिक्के को आप जब देखोगे वो अपनी ओरिजिनल हाइट से थोड़ा, ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा ऊपर हमें ये दिखाई देता है। तो देखो हमारे पास, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये यहाँ पर ऐसे होता है, रियल डेप्थ टॉपिक है हमारा, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, ये टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक है, ये हमारा बीकर है, ठीक है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। ये बीकर है, ये यहाँ तक पानी का भर दिया, आप जितनी हाइट तक पानी भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज रियल डेप्थ, ये है रियल डेप्थ। यहां से ये ले गई, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एक्चुअल में इधर जाती, मीडियम डेंसर से रेयरर मीडियम में बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सपोज ऑब्जर्वर यहाँ पर, ये इधर बेंड हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर को, ये हमारा एंगल आई रहेगा, ये हमारा एंगल आर रहेगा। ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा। एक्चुअल में ए के ऊपर है, दिखाई कहां देगा, बी के ऊपर। एक्चुअल में ए पर है और दिखाई कहां देता है, बी के ऊपर दिखाई देता है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये एक्स ले लिया हमने, ये वाई ले लिया, ठीक है, एक एक्स लिया और एक वाई। तो देखो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा, आई, तो साइन आई। पहले तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं बेटे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर
आई लिया है, फर्स्ट मीडियम में है, ये बाद में करते हैं, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का है। तो हम इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम इसको लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं साइन आई। साइन आई किसके इक्वल होगा? देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई ए, एक्स वाई ए ट्रायंगल के अंदर, एक्स वाई ए ट्रायंगल के अंदर अगर ये आई है तो ये आई होगा। साइन आई की वैल्यू हम निकालते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमारा एक्स वाई, हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, जो कि कितना है? ए वाई, एक्स वाई बाय ए वाई। इसी तरह से साइन आर की जब हम वैल्यू निकालते हैं, ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल भी हमारा आर होगा। तो ये किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल एक्स बी वाई, एक्स बी वाई के अंदर, एक्स बी वाई, ये एंगल हमारा आर है, तो ये भी आर होगा। तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा बी वाई। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में इक्वेशन पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एक्स वाई बाई ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई बी वाई। ये हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई बाई ए वाई, सॉरी बी वाई बाई एक्स वाई। ठीक है, ये कैंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये कितना आएगा? बी वाई बाई ए वाई के इक्वल। किसके इक्वल आया है ये? बी वाई बाई ए वाई के इक्वल आया है। 1 मिनट बेटे, इसको नोट करो, 2 मिनट का टॉपिक बचा। ठीक है, ये आएगा हमारा बी वाई बाई ए वाई, बी वाई बाई ए वाई। अब देखो, ये देखना भाई, इफ अगर y is very close to x, y is very close to x, y जो है x के नजदीक है, ये y यहाँ इसके नजदीक है, इस तरह से ये x a है और ये पॉइंट y है, ये तो यहाँ से x a y a के इक्वल होगा या नहीं होगा? एक्स ए इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, एग्जैक्ट नहीं तो थोड़ा बहुत तो इक्वल होगा ही। ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इक्वल होगा। यहाँ देखो, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो भाई आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्स ए है, ये वाई है, हाँ, तो इस यहाँ से देखो एक्स ए इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वाई ए, एक्स ए किसके इक्वल है? वाई ए के अप्रोक्सीमेट इक्वल। क्लियर हुआ? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, एंड एक्स बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वाई बी या बी वाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं वाई ए बाई वाई बी, या सॉरी वाई नहीं, एक्स ए बाई एक्स बी। एक्स ए क्या है हमारा? चलो इसको और देखो, ये क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका रेसिप्रोकल लिखा तो ये हो जाएगा XB बाई XA। इसका भी रेसिप्रोकल लिख दिया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, XB क्या है हमारा? XB इज, एक मिनट में कहाँ गलती हुई, एक मिनट रुको, XA इज इक्वल टू YA। तो यहाँ पर ये गलती हो गई बेटे, BY नहीं, सॉरी बेटे, BY की जगह XB, और ये हो जाएगा XB, और इसको हम लिखेंगे XA, और ये हो जाएगा XA बाई XB। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बेटे, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो, जल्दबाजी में ये गलती मत करना बेटे। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि किसके इक्वल था? XB बाई XA के इक्वल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? XA बाई XB। XA क्या है हमारा? रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपीरेंट डेप्थ। तो डेप्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंड करने वाली। डेप्थ किस पे डिपेंड करेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? आगे समझ में? इसको नोट करो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। और हमारा जो नेक्स्ट है, छोटा है, इसी को हम करते हैं नॉर्मल शिफ्ट। कर लिया नोट? नॉर्मल शिफ्ट, इसी में हम करते हैं नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। नॉर्मल शिफ्ट होता है हमारा रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस ये होगा हमारा अपीरेंट डेप्थ की। रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ जब हम करते हैं, ये होगा, सिर्फ फार्मूला याद रखो, नॉर्मल शिफ्ट का जो फार्मूला होगा दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल रहेगा? T 1/1 माइनस U के इक्वल। रियल डेप्थ माइनस अपीरेंट डेप्थ, इसको हम करते हैं। रियल डेप्थ हमारी कितनी है? XA माइनस अपीरेंट डेप्थ हमारी कितनी है? XB, XA माइनस XB। तो ये हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट, NS नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू XA। XB का अभी हमने क्या फार्मूला निकाला था? म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपीरेंट डेप्थ। अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ हमारी कितनी थी? XA, अपीरेंट डेप्थ कितनी थी? XB। तो XB इज इक्वल टू XA बाई म्यू, XA बाई म्यू हम इसको लिख सकते हैं, XA बाई म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट जो हमारी रहेगी XA 1 माइनस 1 बाई म्यू के। XA क्या है? XA
रियल डेप्थ, रियल डेप्थ XA है हमारी रियल डेप्थ, या फिर थिकनेस ऑफ मीडियम, या फिर क्या है, थिकनेस ऑफ मीडियम। तो इसको नॉर्मल शिफ्ट को हम लिख सकते हैं थिकनेस T 1 - 1/μ। रियल डेप्थ किसके इक्वल है, T के इक्वल है। रियल डेप्थ, थिकनेस, और ये किसके इक्वल है भाई, T के इक्वल है। क्लियर है बेटे, आगे समझ में। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, एक तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन किया है, और दूसरा हमने रियल एंड अपीरेंट डेप्थ किया। रियल एंड अपीरेंट डेप्थ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से करना। आज थोड़ा लाइटनिंग प्रॉब्लम थी बेटे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।